हम लोग जब बोलते हैं कि भाई अच्छा 100 से ज्यादा लाना इतना मतलब बड़ा इशू क्यों? मतलब 105, 110, 115 लाना इतना बड़ा इशू क्यों है? टोटल मार्क्स कितने? 200। पेपर 1 के लिए आप पढ़ते हो, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, वो पढ़ते वक्त ही ये सोचना कि ये पेपर 2 में मुझे कहाँ काम आए। टू द पॉइंट लिखते हैं लेकिन बीच में फ्लो खराब हो जाता है, तो पूरा एंड तक फ्लो सही रहना। हाँ, उसके बाद कुछ उसमें अच्छा खासा डेटा, कंस्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल, कोई कानून, लॉ, कुछ एनजीओ का नाम, ऐसी कुछ वैरायटी ऑफ चीजें उसमें सही जगह पे ऐड हो पाना। Welcome to AVKS. Now, all of you who are planning to prepare for this 2026 exam and all the newcomers, especially, आप सब लोगों के दिमाग में ये होगा कि चलो भाई सोच तो लिया है कि इस एग्जाम के बारे में प्रिपेयर करना है। हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में थोड़ा सा अभी भी डिलेमा हो कि सर मतलब सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो एक बड़ा हर्डल लगता है वो होता है कि पेपर 2, कि भाई पेपर 2 जो है वो उसमें पता नहीं मतलब क्योंकि सब्जेक्टिविटी जहाँ आती है वहाँ मार्क्स जो है कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम लोगों को ये लगना बहुत स्वाभाविक है कि सर पेपर 2 जो है उसको कैसे करें, और उसमें अच्छा स्कोर तो आना चाहिए, क्योंकि अच्छा स्कोर आएगा तो ही फिर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मतलब फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एंड दैट टू द पॉइंट कि हाउ टू स्कोर मोर देन 100 मार्क्स इन पेपर 2। ठीक है, एंड रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट स्कोरिंग दोज मार्क इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। जिन लोगों का ऑलरेडी सेकंड अटेम्प्ट है वो तो ऑलरेडी वहां जाके एग्जाम का एटमॉस्फेयर फील कर चुके हैं, तो वो तो मतलब उनके लिए तो और आसान होगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं, फाइनल ईयर के मतलब फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के, या फिर जस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ है एंड दे आर प्लानिंग कि 1 साल में डू क्या सीएपीएफ के लिए, तो उन सब के लिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू स्कोर मोर देन 100 मार्क्स इन पेपर 2 इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। राइट, देखिए मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग ना बहुत बार ऐसे होता है क्या कि आसपास का जो इन्फ्लुएंस है या जो नॉर्मली बात करते हैं उसको अज्यूम करते हैं और अपना अपना टारगेट उस लेवल पे सेट करते हैं। मतलब देखिए, आप लोगों ने सबने सुना होगा, अगर आपने कुछ वीडियो देखे होंगे तो, कि भाई पेपर 2 जो है उसके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं? 200। 200 मार्क्स क्यों है भाई? क्योंकि 4 ऐसे होते हैं, एक ए से 20 मार्क का होता है और इसलिए टोटल मार्क्स है 80। 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं 20 मार्क्स ईच, इसलिए टोटल मार्क्स है 40। रिपोर्ट जो है वो 10 मार्क के लिए आता है, 2 रिपोर्ट, टोटल मार्क्स 20। एक प्रेसी जो होता है वो आता है 15 मार्क के लिए। कॉम्प्रेंशन जो आता है वो आता है 20 मार्क के लिए। ग्रामर जो आता है वो आता है 25 मार्क। इन सबका टोटल मिला के कितना होता है? 200। अब नॉर्मली जो है ऐसा बोला जाता है कि इफ यू स्कोर 90 मार्क्स इन पेपर 2 यू आर हैविंग अ वेरी गुड स्कोर। मतलब 85 भी एक अच्छा स्कोर माना जाता है, लेकिन मैं तो 5 मार्क एडिशनल पकड़ के चलता हूँ। तो पकड़ लीजिए कि आपको जो है नॉर्मल कोर्स में 90 मार्क्स आना इज मतलब गुड वन, सेफ हो आप। अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो गया और आपको यहाँ 90 है तो देयर इज अ चांस दैट विद गुड मार्क्स इन एंट्री यू कैन बी इन द फाइनल लिस्ट। लेकिन मैं यहाँ कुछ और बात करने आया, थोड़ा सा आइडियलिस्टिक लगेगा, लेकिन जस्ट अज्यूम, बात करने में क्या जाए। हम लोग जब बोलते हैं कि भाई अच्छा 100 से ज्यादा लाना इतना मतलब बड़ा इशू क्यों है? मतलब 105, 110, 115 लाना इतना बड़ा इशू क्यों है? टोटल मार्क्स कितने हैं? 200। तो भाई सबसे पहला ख्याल ये क्यों नहीं आता दिमाग में, जस्ट फॉर सेक ऑफ थिंकिंग, 200 में से 200 क्यों नहीं? वाई आई एम नॉट थिंकिंग इन दीज टर्म्स? मैं ऐसा क्यों नहीं सोच रहा हूँ कि ये सिर्फ मतलब अरे भाई जब मैं यहाँ 100+ लिखता हूँ, व्हेन आई एम राइटिंग हियर 100+, ये इंसल्ट है। 100+ मतलब सिर्फ 50% से थोड़ा ऊपर की बात हम कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 100% रादर देन दिस 100+, है ना? 100% की बात क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? ये बोर्ड भी हिल गया, उसको भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सो द रीजन इज, जहां सब्जेक्टिविटी आती है वहां आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलना पॉसिबल नहीं, और इसीलिए 200 मिलना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक अज्यूम करके चलते हैं कि भाई मैक्सिमम मार्क्स नॉर्मल कोर्स में यूपीएससी जो देती है वो कितने होते हैं? देखिए अभी यहाँ हम लोगों को और एक फैक्टर यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, और वो फैक्टर है कि यहाँ आपको टोटल 3 घंटे मिलने वाले हैं, और ये सारा जो मामला है वो आपको इन 3 घंटों में निपटाना है, और इसलिए भी अपना राइटिंग स्पीड, अपना कंटेंट, एवरीथिंग थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, साल भर जेन्युइनली काम करते हैं, तो थिंग्स कैन चेंज फॉर अस। बट लेट्स अज्यूम कि पकड़ लीजिए आपको पर ए से आउट ऑफ 20 12 मार्क यूपीएससी जो है वो एकदम मतलब बहुत बढ़िया ऐसे
प्रेजेंटेशन अच्छा, टू द पॉइंट लिखा है, फ्लो अच्छा है, डेटा अच्छे से ऐड किया है, तो आपको 12 मार्क जो है वो पर ऐसे देंगे। अगर 12 मार्क पर ऐसे आपको मिलेंगे तो आपको यहाँ मार्क्स मिलते हैं 48। ठीक है, आर्गुमेंट में एक्चुअली ज्यादा मार्क मिलने के चांसेस ज्यादा है, नॉर्मली 10 से 11 मार्क मिलते ही है, तो यहाँ भी हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि आपको एक 12 मार्क यहाँ जो है दो आर्गुमेंट मिला के मिल गए, तो यहाँ आपके हो गए 24। रिपोर्ट राइटिंग में भी 50% से ज्यादा मार्क्स जो है वो मिलना, मतलब अगर अच्छे से लिखा तो मिल सकते हैं, तो 6 मार्क मिलते हैं, तो 2 इंटू 6। ठीक है, प्रेसी जो है 50% मार्क्स मिलना, 7-8 मार्क मिलना अच्छा माना जाता है। अज्यूम करके चलिए कि आपने बहुत बढ़िया प्रेसी लिखा तो आपको 9 मार्क मिलेंगे। इन कॉम्प्रहेंशन एक मतलब टोटल 5 सवाल है, हर सवाल 4 मार्क का है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 2 मार्क तो मिनिमम मिलेंगे 50%, 2.5 मार्क अज्यूम करके चलते हैं हर क्वेश्चन में कि भाई ऑन एन एवरेज कि भाई बहुत अच्छा लिखा, और 5 सवाल है। ठीक है, तो पकड़ लीजिए कि 12.5 या जस्ट फॉर सेक ऑफ आवर दिस 12 मार्क यहाँ पकड़ के चलते हैं। ठीक है, और ग्रामर जो है मैं तो बोलता हूँ 25 में से 25 मिलने चाहिए वहाँ, लेकिन थोड़ा सा अगर हम कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, है ना, कि भाई थोड़ा एक आध मार्क या 2 मार्क कम हो गया, तो मैं 23 पकड़ के चलता हूँ। एक आध आपको नहीं आया, एक आध सिली मिस्टेक हो गया गलती से, तो ह्यूमन एरर है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, वो हो सकता है। अब अगर हम इन टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं, तो सर 12, 14, 25, 27, 30, 7, 9, 10, 11, 30, टोटल स्कोर आपका आता है 130। मतलब वी वर एमिंग फॉर 200, लेकिन हम थोड़ा 2 कदम पीछे आ गए हैं, सोचिए कि भाई सब्जेक्टिविटी है तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सर मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं, तो भाई हमने वो लिख दिए कि 12 मार्क मिल सकते हैं, ऐसे आर्गुमेंट में रिपोर्ट में 6 मिल सकते हैं, प्रेसी में 9, कॉम्प्रहेंशन में 12 और ग्रामर में हमने 23 पकड़े। अब मैं आपको ये बोलता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैंडिडेट ऐसा निकले कि जो इन सब पे छलांग मार के और 2-4 मार्क्स जो है वो उसके पेपर 2 की शीट में ऐड कर ले और वो 135 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ये रियलिस्टिक पिक्चर है थोड़ा, कि इतना कोई बंदा स्कोर कर सकता है, सोच सकता है। तो मुझे क्या बोलना है कि हम लोगों को सोचना थोड़ा बड़ा है। नॉर्मली हम लोग ना 100 मिल जाए बस ये अज्यूम करके प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर तो 90 आने वाले हैं, 85 आने वाले हैं। अगर हम ये सोच के प्रिपेयर करेंगे कि मुझे तो 150 चाहिए, मुझे 130 तो कहीं नहीं गए मेरे, जब ऐसा सोच के प्रिपेयर करेंगे और नॉर्मल कोर्स में 90 मार्क्स आते हैं, तो इन दोनों का जो मीडियन है वहां कहीं आके आप रुकोगे, तो 110 जो है वो इसका मीडियन है ना, यहाँ आप आके रुकोगे। हो सकता है इसके नीचे आपको 105 मिले या उसके ऊपर आपको 115 मिले, हो सकता है 120 भी मिले। बोलने का मतलब यह है कि 100 प्लस श्योर शॉट मिलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बहुत सारी पढ़ाई नहीं, सबसे पहली चीज है ये सोचना कि मुझे तो भाई 135 चाहिए, कोई बात नहीं, 130 समथिंग आई वांट, उतना मार्क्स पेपर 2 से मैं खींच के लेके आऊंगा। ये जब आप सोचोगे तब एग्जामिनर का थोड़ा सा जो विजडम है, उसका जो थोड़ा सा ह्यूमन एरर है, उसका कुछ ओपिनियन है, वो सब काट छाट करके वो 3 घंटे में एग्जाम का प्रेशर, उस वक्त जो टॉपिक आए वो भी सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, ये सब पकड़ के हम 110 115 के आसपास आए, तब भी हमको बुरा लगना चाहिए कि अरे यार मैंने तो कुछ और प्लान किया था। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, इस प्रोसेस में हमको पता नहीं चलता, लेकिन वी आर स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस, सो वी आर नॉट ट्राइंग टू हियर बिटवीन 85 टू 90, वी आर प्लेइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सोचना कि मुझे 130 प्लस लाना। ठीक है, तो ये 100 प्लस जो है वो बोलने के लिए है, लेकिन दिमाग में 130 प्लस चाहिए, तब जाके वो कहीं जाके यहाँ आके रुकेगा। नाउ अब ये तो बात हो गई, लेकिन इवन दो आई एम सेइंग दिस, लेकिन इसमें ना फिर सर अगर ऐसा है तो बच्चों के मार्क्स क्यों नहीं आते थे? अगर आप ऐसी बात करें, व्हाई इट इज हैपनिंग? देखिए अब एक बंदा है जिसको 109 मार्क्स आया है बिलोंगिंग टू एवीकेएस, अभी आपने रिलेटिवली उसके वीडियोस भी देखे होंगे, क्लासरूम में उन्होंने कुछ बच्चों को गाइड भी किया, तो कुछ दिक्कतें हैं जो जेन्युइन है और उसकी वजह से समस्या आ सकती है। जैसे कि हमको लगता है कि सर नहीं नहीं कर लेंगे मैनेज। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एसे राइटिंग, तो एसे राइटिंग में क्या होता है, कंटेंट जो है मतलब टॉपिक एक तो आपको तुरंत वहां मिलते हैं, तो उस टॉपिक को समझना, टू द पॉइंट लिख पाना, कभी कभी टू द पॉइंट लिखते हैं लेकिन बीच में फ्लो खराब हो जाता है, तो पूरा एंड तक फ्लो सही रहना। हाँ, उसके बाद कुछ उसमें अच्छा खासा डेटा, कंस्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल, कोई कानून, लॉ, कुछ एनजीओ का नाम,
ऐसी कुछ वैरायटी ऑफ चीजें उसमें सही जगह पे ऐड हो पाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सारा तामझाम 300 शब्दों में, 300 शब्दों का लिमिट दिया है, 300 शब्दों में जो है वो आपको लिखना है, और वो भी 18 मिनट में। टाइम का भी तो फैक्टर है, जैसे शब्दों का मामला है वैसे आपको लिखना है 18 मिनट में, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, 18 मिनट्स, 300 वर्ड में खत्म करना है और 18 मिनट में खत्म करना है। जब ये सोचते हैं तब लगता है अच्छा यहां दिक्कत आती है। इसके अलावा कुछ कुछ लोग जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो तो कुछ और ही सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सर आप ये सब बता रहे हो, लेकिन हम लोगों का तो ग्रामर से लेकर सेंटेंस मेकिंग से लेकर प्रॉब्लम है, स्पेलिंग भी हम लोगों की गलत गलत हो जाती है। फिर कुछ लोग ऐसा होता है कि बाकी सब चीजें सही है लेकिन प्रेजेंटेशन गलत है, मतलब हैंड राइटिंग, स्पेसिंग, है ना, इसमें दिक्कत है। इन सारी चीजों पे हमको काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हम शुरू करेंगे और कंसिस्टेंटली रोज थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, हमको इंप्रूवमेंट दिखता है। ठीक है, तो ये डुएबल है, मैनेजेबल है, अगर इन चीजों पे काम करते। देखो अभी ना आपको लग रहा होगा अरे यार सर इतना सब कैसे होगा, आप उल्टा क्यों नहीं सोचते? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट ना। ये सोचो कि अच्छा ये दिक्कत है क्या, अब दिक्कत पता चल गई, अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बार तो हमारी समस्या यही होती है ना कि हमको पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है, या हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते। मैंने कर दिया डिफाइन, यही चीज आपको ऐसे में काम आएगी, आर्ग्यूमेंट में, रिपोर्ट में, हर जगह। ठीक है, प्रेशर कॉम्प्रेंशन अलग चीज है, उसके रिगार्डिंग बाद में बात करें, बट दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। अब क्या करना है, कैसे शुरुआत करना है, दिक्कत समझ में आ गई। अब करना क्या है, हर साल, हर बार, हर वीडियो में एक ही चीज बोलता हूं और आज भी वो कायम है, क्योंकि वही पहली और सही चीज है, और वो है स्टार्ट राइटिंग। हम लोगों की राइटिंग की आदत छूट गई है। क्लास में, कॉलेज अटेंड करते थोड़ा बहुत नोट्स लिखते हैं, वो भी आजकल लिखते हैं कि नहीं, या टीचर लिखवाते हैं कि नहीं, मुझे डाउट है ना। फिर एग्जाम में लिखते हैं क्योंकि चॉइस नहीं होता, लेकिन उस दिन कैसे तैसे लिख के आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को लिखने की आदत नहीं है, हम लिखना एंजॉय भी नहीं करते। और इसीलिए सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, लिखना शुरू करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। अब आप बोलोगे सर यही तो प्रॉब्लम है कि लिखने बैठते हैं तो इतना मतलब सैड फील करते लगता है कि कुछ नहीं करना है, उससे अच्छा तो कुछ पढ़ लेते हैं, है ना, कुछ वीडियो देख लेते हैं, लेकिन लिखने के लिए मत। मैं बोलता हूं अगर लिखना परेशान करता है, बोरिंग लगता है, तो वो लिखो जिसमें मजा आता है। तो क्या लिखेंगे, पकड़ लीजिए, अगर आपको कोई सिनेमा देखना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, तो उस मूवी का रिव्यू लिखो। वो रिव्यू न्यूज़पेपर में छपना चाहिए ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन लिखो। आप वो लिखोगे तो आप अपने आप से बात करोगे कि मुझे क्या समझ में आया, मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, कौन सा एंगल दे रहा हूँ उसमें। जो चीज आपको आती है, इंटरेस्ट आता है वो लिखने में, वो लिखो। हो सकता है आप दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे गए हो घूमने के लिए, उस ट्रिप का अनुभव लिखो अपने शब्दों में। इस तरह से आप शुरुआत करो। इससे क्या होगा, आपका लिखने का मौसम बने, आपको मजा आने लगे। और ये सब करते हुए भी कुछ वर्ड्स, सेंटेंस की जरूरत होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा आप कितने पानी में हो, फिर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ, और ध्यान में रखना, ये जो सारी चीजें आप अलग अलग लिख रहे हो, आप सिनेमा का कुछ कहानी लिख रहे हो या कुछ ट्रिप, और बाद में आप धीरे धीरे क्या कर सकते हो, स्टैटिक टॉपिक जो है यूपीएससी के, है ना, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, है ना, इसरो, आरबीआई, इंडियन रेलवे, ऐसे बेसिक टॉपिक्स को लेके आप इसे लिखना शुरू कर सकते हो। आप शुरुआत इससे करके देखो, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा तब आप धीरे धीरे लिखना शुरू करो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, हम लोगों को, हम लोग नहीं, एक बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग, हम कोई भी चीज करते हैं ना, सो वी एक्सपेक्ट समबडी टू से समथिंग अबाउट इट। लेट दैट बी क्रिटिसिज्म समटाइम्स, इवन दो वी डोंट लाइक इट, लेकिन कभी कभी वो भी सही होता है। कोई कुछ भी ना बोले तो बहुत बुरा है, और एप्रिसिएशन मिले तो और अच्छा। हर एक इंसान, वो छोटा बच्चा हो या बूढ़ा, उसको एप्रिसिएशन की भूख है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लिख रहे हो किसी को दिखाओ। बड़ा भाई है, बहन है, जिनको इन चीजों में समझ है, या कोई मेंटर है, या कोई आपका सीनियर है जो इस तरह की एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, उसको दिखाओ। अपने दोस्त को दिखाओ, गेट इट रिव्यू। हो सकता है कि दोस्त से एकदम 100% सही रिव्यू ना मिले, तो कोई मेंटर होगा उसको दिखाओ, तो वो रिव्यू करेंगे आपने जो लिखा हुआ है, तो उनको एक तो अलग अलग एंगल से रिव्यू करें। हमको हमारा लिखा हुआ कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, या कुछ लोग होते हैं उनको अपना लिखा हुआ बहुत बुरा ही लगता है, तो वो भी अपने आप को बहुत अंडर जज करते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ओवर जज भी नहीं करना चाहिए। तो दूसरे को दिखाना, गेटिंग इट रिव्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू कैन इंप्रूव। अदरवाइज बस लिखते रहेंगे लेकिन पता नहीं चलेगा कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि अभी आप लोग बोलोगे कि सर ये तो आपने जनरल बताया ऐसे का, लेकिन व्हाट अबाउट आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, उसके रिगार्डिंग एबीकेएस के चैनल पे अलग अलग वीडियोस भी हैं, है ना। हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ रोज एक ऐसे का टॉपिक दिया जाता है, फिर बच्चे लिखते हैं। यूट्यूब पे एसेज, हमने यूट्यूब पे हमने स्पेसिफिक वीडियोस बनाया है जिसमें हमने आर्गुमेंट राइटिंग कैसे करनी चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी चाहिए, विद एग्जाम्पल डील किया उसमें। जस्ट गो थ्रू देम, ठीक है, यू विल कम टू नो अबाउट इट। तो बोलने का मतलब क्या है कि शुरुआत करो, पहले तो लिखो।
जो मनपसंद है वो लिखो, फिर धीरे धीरे यूपीएससी के टॉपिक की तरफ हमको जाना है और चीजें रिव्यू होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ ना एक्चुअली एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि समटाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड अ मेंटर, यू नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। यहाँ आता है एवीकेएस का रोल। ठीक है, तो एवीकेएस जो है वो क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 10 अगस्त से ऑफलाइन बैच शुरू हो गई दिल्ली में एवीकेएस में, और 16 अगस्त से ऑनलाइन बैच शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि आप जो लिखते हो वो रिव्यू करके देते हैं, सिखाते भी हैं, लिखने के लिए बोलते हैं, लाइव सेशन में भी लिखने के लिए बोलते हैं, होमवर्क भी देते हैं, और फिर दूसरे दिन वो रिव्यू करके मिलता है। तो रिव्यू होता है तो उसमें जो कुछ प्लस माइनस है उसके बारे में बताया जाता है, फिर उसको इम्प्रूव करके अगली बार लिखते हैं। ये प्रोसेस में हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ आगे खड़ा हूँ, और फिर 130 सीम्स डूएबल, सीम्स पॉसिबल। ठीक है, तो कभी कभी गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। इफ यू थिंक दैट यू नीड गाइडेंस, इफ यू थिंक यू शुड जॉइन some class or some guidance program, you can call on the given number, it can definitely help you। इन सब में मैं ये बोलूंगा कि अगर खुद से भी करना है तो कोई बात नहीं है, वी आर देयर फॉर यू, बट मेक श्योर दैट एटलीस्ट यू जॉइन टेस्ट सीरीज, बिकॉज देन ओनली यू कम टू नो कि वेयर यू स्टैंड एक्चुअली। जो सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट था कि स्टार्ट राइटिंग, दूसरा पार्ट जो है वो नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, जो पेपर 1 के लिए आप पढ़ते हो, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, वो पढ़ते वक्त ही ये सोचना कि ये पेपर 2 में मुझे कहाँ काम आएगा। कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो पॉलिटी में या कुछ कानून लॉ पढ़ रहे हो, तो ये लॉ में फॉरेस्ट के रिगार्डिंग अगर ऐसे आता है तो वहाँ लिख सकता हूँ, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ आता है तो लिख सकता हूँ। अगर ये कानून जो है वो महिलाओं के लिए बनाया गया है तो आई एम राइट दैट इन वुमन एम्पावरमेंट और वुमन रिलेटेड एनी इशू, मे बी टू गिव आउट सम सॉल्यूशंस। तो इस तरह से सोचना, एक नोटबुक बनाना, उस नोटबुक में एक भाई यहाँ मैंने सारे कानून लिखे, या फिर अलग अलग सेक्शंस बना दिए उसमें, सोशल, पॉलिटिकल, है ना, इकोनॉमिकल, ऐसे उसके रिगार्डिंग, फिर उसमें भी सब सेक्शंस, फिर उसमें वुमन रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो वो लिखूंगा, चाइल्ड रिलेटेड कुछ डेटा मिला है वो लिखूंगा, कुछ एनजीओ के नाम मिले हैं वो लिखूंगा। इस तरह से अगर हम काम करते हैं और उसको बार बार इस्तेमाल भी करना है, जब ऐसे लिखते हैं या कुछ आर्टिकल लिखते हैं या कुछ लिखते हैं तो इस तरह से इस्तेमाल करने से चीजें याद भी रहती है और हम लोगों का इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग द राइटिंग प्रोसेस एंड मेकिंग द नोट्स पैरेलली इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल द वे in your preparation, right? So what I'm trying to tell you is that क्रॉसिंग 100 इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप सिर्फ 100 प्लस, मतलब जस्ट 100 के थोड़ा सा ऊपर ये मत सोचो। आप ये सोचो कि मुझे तो 130 चाहिए, 130 प्लस में बोलता हूँ, तो 130 प्लस मतलब 100 प्लस तो आप चले ही गए। तो सबसे पहले ये सोचना, लेकिन सिर्फ सोच के नहीं चलेगा, कौन क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, उनको मैं कैसे डील कर रहा हूँ, क्या मैं मेरा कंफर्ट जोन तोड़ के लिखना शुरू कर रहा हूँ, क्या उसको रिव्यू करके ले रहा हूँ, क्या नोट्स बना रहा हूँ, क्या कंसिस्टेंट हूँ, क्या। अगर ये सब के जवाब हाँ है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर रहे हो सीएपीएफ का एग्जाम, ये लिख लो। ठीक है, सो इन ऑल दिस प्रोसेस एवीकेएस इज विद यू apart from classes. If you have got any doubt, any issue, if you are preparing for CAPF, you can give us a call and get your doubts resolved anytime. If you have any other such thing, you can mention that in the comment box. Those will be resolved as soon as possible. Right? So this is for paper 2, how to score 100 plus, 130 plus. Right? All the best. Thank you.